नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी की मुश्किलें आसान नहीं हो रही हैं। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बात को लेकर अब हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि तीसरे चरण के मतदान के खत्म होने के बाद, यानी आप कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद जो ट्रेंड आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रही है, उससे साफ हो रहा है, धीरे धीरे साफ हो रहा है कि पिछली बार 2019 में बीजेपी को जो 303 सीटें मिली थी, उस मार्क से, जी हाँ, उस संख्या से बीजेपी काफ़ी नीचे उतर रही। यानी पिछली बार अगर 303 थी, तो इस बार मोदी जी तीसरे फेज के बाद जो ताज़ा ट्रेंड है, फीडबैक है, 303 से नीचे उतरते हुए 250 सीट पर आ रहे हैं। यानी आज की तारीख में मोदी जी को, बीजेपी को 50 से ज़्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात या ये रिसर्च इस देश के जाने माने चुनाव शास्त्री, इलेक्शन एक्सपर्ट योगेंद्र यादव कह रहे हैं, उनकी रिसर्च टीम कह रही है। और पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से योगेंद्र यादव उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्यों के दौरे पर है। और ये जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी रिसर्च टीम की है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बीजेपी अपने आप अगर 50 सीट डाउन होती है तो बीजेपी 250 पे पहुंच जाती है। और ये फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं कम से कम का मूल्यांकन कर रहा हूं। अब दोस्तों, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में योगेंद्र यादव कई अहम खुलासे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में, खासकर जहां पर वो इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जो 80 सीटों वाला है, बिहार जो 40 सीटों वाला है, यानी 120 सीटें हिंदी हार्टलैंड में, जहां मोदी जी ने पिछली बार 2019 में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, सर पे ताज पहन लिया था प्रधानमंत्री का दूसरी बार। इन्हीं 120 सीटों पर मोदी जी आज की तारीख में बहुत मुश्किल ज़मीन पर खड़े हैं। ये योगेंद्र यादव के खुलासे बताते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, जो इस बातचीत में आपको आगे योगेंद्र यादव बताएंगे, कि अब सिर्फ 4 फेज़ के चुनाव बचे हैं। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 20 दिन का समय बचा है, 20 दिन, और देश का नतीजा सामने आने वाला है। इन 20 दिनों में और खासकर चौथे और 5वें फेज़ के बाद अगर मोदी जी ने बीजेपी और अपने कैंपेन में सुधार नहीं किया, अगर वो इम्पैक्ट नहीं ला पाए, अगर कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं होता है, कोई नाटकीय मोड़ नहीं आता है चुनाव में, तो दोस्तों ये मान लीजिए कि चुनाव लॉक हो चुका है। यानी मोदी जी अब 250 से ऊपर जाएंगे, इस पर भी सवाल है। वो 250 से नीचे आएंगे, इस पर अटकलें हैं। और इस चीज़ को आज बहुत ही सटीक विश्लेषण से योगेंद्र यादव क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, इस इंटरव्यू को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि योगेंद्र यादव जो तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देश का चुनाव आधी नदी पार कर चुका है। किनारे कौन पहुंचेगा, राहुल गांधी और उनके साथी, या मोदी और अमित शाह? कौन किनारे पहुंचेगा 4 जून को? 4 फेज़ बचे हैं, 20 दिन का वक्त है। चलते हैं सीधे योगेंद्र यादव के पास। मेरा पहला सवाल, माय फर्स्ट क्वेश्चन, योगेंद्र जी, आप उत्तर प्रदेश तो आपने पूरा खंगाल दिया, फिर आप बिहार पहुंच गए, और बिहार पलट के फिर आप पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में आ गए। एक ओवरऑल जनरल परसेप्शन की मैं बात करूं कि अगर सड़क पर आदमी भी, कोई सड़क पर अगर कोई हमारा दोस्त है जिसको बिल्कुल भी ना बिहार के बारे में इल्म है, ना यूपी के बारे में इल्म है, सिर्फ उसको वोट डालना है, अगर वो आपको सुन रहा है, तो इस वक्त देश का माहौल क्या है, पल्स ऑफ वोटर क्या है, मैं ये जानना चाहूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब आपने जो सवाल पूछा, मोटी तस्वीर क्या है? मोटी तस्वीर ये है दीपक भाई, आपने कहा बीच मझधार में चुनाव में हम आधे रास्ते पे आ गए हैं। 293 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, 260 बाकी हैं, और बीच मझधार में इस चुनाव ने करवट ले ली है। और इतनी बड़ी करवट ले ली है कि ये बिल्कुल जिस आकलन से हम शुरू हुए थे,
और जहां हम आज पहुंच गए हैं, बहुत बड़ा बदलाव है। जब ये चुनाव शुरू हुए थे, 400 पार को तो खैर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, वो तो सबको पता था थोड़ा बड़बोलापन है, थोड़ा-सा एक अपने वर्कर को तसल्ली देने के लिए है। लेकिन सभी लोग मान के चल रहे थे कि बीजेपी बड़ा तसल्ली से चुनाव जीत रही है और पिछली बार जो 303 सीट आई थी, उससे ऊपर तो आ ही रही है। आज जो स्थिति है, उसमें हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी खुद 272 जो कि मेजॉरिटी मार्क है, उससे क्लियरली बहुत पीछे रह गई है। और अब सवाल ये है कि क्या एनडीए को मेजॉरिटी आएगी या नहीं आएगी। अब तक लोग मान रहे थे कि बीजेपी को तो है ही, 300 सीट तो आ ही जाएगी, 400 की तो कह रहे हैं, 300 आ जाएंगी। जी। अब बीजेपी 272 से नीचे है और एनडीए 272 छू पाएगा या नहीं, उसके बारे में संदेह है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा दीपक भाई, मेरी बात, जैसे मैं बार बार कहता हूं, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, मेरी बात पे भरोसा करने की बजाय आप खुद जाके चेक कर लेना, मैं बताऊंगा कैसे चेक किया जा सकता है। लेकिन आप ना जी। मेरे पे भरोसा कीजिए ना खुद चेक कीजिए, आप सेंसेक्स को देख लीजिए। ये कल क्या हुआ इस देश में सेंसेक्स में, ये सेंस याद रखिए, ये जी, सेंसेक्स सेंसेक्स भी नीचे जा वाले, रहा है, शेयर ये मार्केट। सेंस, और याद रखिए ये शेयर मार्केट वाले कोई अपने मन से चीजें नहीं कर रहे होते हैं। सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, इन्होंने प्राइवेट एग्जिट पोल करवाए हैं। मैं जानता हूं, पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूं आपको कि वैसे एग्जिट पोल में इस देश में बैन है उस एग्जिट पोल को ब्रॉडकास्ट करने में, लेकिन इन्वेस्टर्स ने प्राइवेट एग्जिट पोल करवाए हैं। और जब अचानक सेंसेक्स गिरता है, इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टर्स जो तसल्ली से मान के बैठे थे कि मोदी जी दोबारा आ रहे हैं, अपनी सेटिंग हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन्हें अचानक अब डामाडोल स्थिति लगने लगी है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चुनाव ने करवट ली है, और छोटी नहीं, बहुत बड़ी करवट ली है। जी, आपने एक बड़ी बात कही योगेंद्र जी, मैं थोड़ा-सा उसको और सिंप्लीफाई कर दूं आपकी इजाज़त से। आपने कहा कि जो शेयर मार्केट है, एक बहुत बड़ी पूंजी जहां लगी है और जहां पर बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी अपना मैकेनिज्म है, उनके पास भी डेटा है, वो भी सर्वे करवाते हैं। और खासकर 3 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं, तो एग्जिट पोल का कहीं न कहीं डेटा उनके पास होगा। आपका ये कहना है कि अगर शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, अगर वो थोड़ा प्लंज कर रहा है, उसकी ट्रैजेक्टरी नीचे आ रही है, इसका मतलब मोदी और शाह भी कहीं न कहीं उनकी गिनती भी नीचे आ रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं शायद? जी, एकमात्र यही कारण, और ये मैं नहीं कह रहा, कल के अखबार देख, आज सुबह के अखबार देख लीजिए ना, अखबार स्पष्ट रूप से कह रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के डर से देश में शेयर मार्केट नीचे गया। मतलब क्या, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या, कि जिस सत्ता के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ सेटिंग थी, सब कुछ ठीक था और लग रहा था कि भाई दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, तो आगे से प्लान कीजिए, 2047 का प्लान बनाइए, बिल्कुल सबने तो मान लिया था कि मामला सेट है। वो सेटिंग गड़बड़ा गई है। अब डर लगने लगा है कि बीजेपी तो चुनाव हार रही है, और अगर हार गई तो क्या होगा। तो इसे जी। मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शब्द जिसका आज अंग्रेजी अखबारों ने इस्तेमाल किया है, उसको मैं खुलासा कर रहा हूं कि यही इसका मतलब हो सकता है। और जी। जाहिर है अब इनको भी, और सुना है इस देश की एक टेलीविजन कंपनी है जिसने पिछले 72 घंटे से मोदी जी और अमित शाह की फोटो नहीं दिखाई है। मतलब सबको अब डर सताने लगा है, सब जी में न्यूज़ की थोड़ा बात, थोड़ा गला खुलने स्टोरी, लग गया है। वो स्टोरी सबसे जी। पहले मैंने ही इसको ब्रेक किया था, सुभाष चंद्रा जी की। वो कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया कि जहां उन्होंने अमित शाह और मोदी और योगी तीनों को पहले प्रतिबंध लगाया, अपने सीईओ को हटा दिया, डिसमिस कर दिया। बाद में उन्होंने ये कहा कि हाँ, योगी को दिखा लीजिए, हो सकता है नोएडा से चैनल है, इस वजह से ऐसा कहा हो। एक चीज यहाँ, एक सवाल मैं करना चाहूंगा, और सवाल मेरा यह है कि आधा चुनाव योगेंद्र जी अब हो चुका है, तकरीबन 52% सीटों पर। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां बचा है। क्योंकि आप बिहार से होते हुए आज रात कुछ देर पहले आप आजमगढ़ पहुंचे हैं, तो मुझे लगा कि मैं सवाल वहीं से शुरू करूं। बिहार में भी 26 सीटें बची हैं, 26 सीटें बची हैं, 4 फेज में चुनाव होने। और उत्तर प्रदेश में 54 सीटें बची, 54। अगर मैं दोनों का आंकड़ा जोड़ लूं तो 80 सीटें बची हैं सिर्फ बिहार और यूपी में। आपको क्या लग रहा है कि बिहार में जब आप गए, आपको लगता है कि वहां पर नीतीश कुमार और मोदी जी ने जो दोबारा हाथ मिलाया, क्या लोग उस हाथ की तरफ देख रहे हैं, या लोग उभरते हुए एक नायक तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं, जिन्होंने पहली बार नौकरियों की भरमार
बिहार में कर दी। बिहार का अगर मैं संक्षेप में पूछूं, आपको पल्स क्या दिख रही है? दीपक भाई, पिछली बार जब आपसे मैंने बात की थी तो मैंने शायद ये कहा होगा कि बिहार में अ, नीतीश कुमार जी के पाला पलटने से नुकसान तो हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है महागठबंधन का। इसलिए अगर महागठबंधन 10 सीट ले ले तो इसे गनीमत मानिए। ये लोग काफी मतलब इतने में खुश हो जाना चाहिए इनको, और मुझे लग रहा है कि शायद 10 सीट तक आ जाए। मैंने यही बात अब तक कही है। लेकिन पिछले 3 दिन से मैं बिहार में घूम रहा हूँ। कहाँ घूमा हूँ बिल्कुल खुलासा कर देता हूँ ताकि कोई छुपी हुई बात, क्योंकि कोई ऐसा जादुई सर्वेक्षण जी। तो है नहीं। ये सासाराम से घुसते हुए ये काराकाट सीट है, उससे उसके बाद हम गए नालंदा और साथ में जहानाबाद, ये 3 सीट पहले जहां देखी। और उसके और पाटलिपुत्र जो कि पटना रूरल का नाम है, ये 4 पटना। सीट। और उसके बाद गंगा के उस पार से शुरू होके हाजीपुर, वैशाली, और फिर इधर आके आरा और बक्सर। मोटे तौर आरा पे और ये सारा बक्सर। बिहार का पश्चिमी इलाका कहलाएगा, जिसे मोटे तौर पे सांस्कृतिक रूप से ये भोजपुर का इलाका है अ, जी। बिहार का। इसमें वही किया जो हमने उत्तर प्रदेश में किया था, घूम घूम के हर जगह पे रुक के गांव में गए। 5-6 साथी जी। थे, 6 दिशाओं में चले गए, लोगों से बात की, वापस आके पूछा और एक चीज पे बारीक निगाह रखी कि हर वोटर से पूछा पिछली बार किसे वोट दिया था, पिछली बार का मतलब 2019 में, और इस बार किसे वोट दे रहे हैं। और जो बदलाव की थोड़ी सी भी बात करता था उसको लेंस में रख के देखते थे, क्योंकि अधिकांश वोटर आपको वही मिलते हैं। पिछली बार भी बीजेपी को दिया था, इस बार भी बीजेपी को देंगे, पिछली बार भी राजद के साथ हमेशा थे, इस बार भी रहेंगे, ऐसे जी। आपको मिलते हैं। बदलाव पे निगाह रखते हैं। अब मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। हम 187 ऐसे वोटर से मिले जिन्होंने कहा था कि पिछली बार मैंने बीजेपी या उसके सहयोगियों को वोट दिया था। उनमें से 63 ने ये कहा कि लेकिन इस बार कतई नहीं दूंगा। सिर्फ जिसने पक्का कहा उसको माना हमने, जो अनिश्चित था सबको साइड में रख दिया। जिसका मतलब है एग्जैक्टली एक तिहाई, 188 में से 187 में से 63, एग्जैक्टली एक तिहाई वोटर ने ये बात कही। जहां तक राजद और कांग्रेस के वोटर का मामला है या उस गठबंधन के वोटर का मामला है, उनका केवल एक वोटर मिला जिसने कहा कि नहीं, मैंने इनको वोट दिया था लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ जाऊंगा। और वो भी क्यों? क्योंकि उसने जिस विधायक को वोट दिया था, जिस नेता को वोट दिया था, वो नेता खुद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जी। गया और उसने कहा भैया मैं तो उसके साथ ही जाऊंगा। मतलब कि आरजेडी और महागठबंधन के वोट जो आज से 5 साल पहले थे उसमें कोई गिरावट नहीं है। और उसमें थे भी गिरावट उनके नहीं। पास बहुत कम, उनके पास केवल 30% वोट थे उस समय। जी। लेकिन एनडीए के वोटर में हमने एक तिहाई गिरावट देखी। वन एक थर्ड तिहाई गिरावट देखी जी, 1/3। जी। अब जी। 1/3 का आंकड़ा हमें भी चौंकाता है, मुझे भी यहाँ चौंकाता है। तो हमने जी। कहा छोड़िए 1/3 को छोड़ दीजिए, अभी भैया 1/5 लगा लो, थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो इसके अंदर, क्योंकि हो सकता है। और जी। एक एक जो कमी रही, अब देखिए हमें पूरे इलाके बिहार के नहीं देखे हैं, और जी। एक जो कमी रही महिला वोटर से हम कम बात कर पाए क्योंकि टीम पुरुषों जी। की थी। तो सब देखते हुए हमने कहा मतलब थोड़ा आप ये डिस्काउंट मान के लगाओ। चल रहे हैं कि 20% वोट जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है पिछले बार की तुलना में कम हो रहा है। हाँ, दिखा तो हमें हर 3 में से एक वोटर छोड़ के जाते हुए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप ऐसा मान लीजिए कि हर 5 में से एक छोड़ के जा रहा है बीजेपी को। और छोड़ के कहाँ जा रहा है? मोटे तौर पे महागठबंधन के पास जा रहा है, वहां कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं, है ना? जी। अगर ये माने तो फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा, स्टैटिस्टिकल दोस्तों से कहा कि यार सिमुलेशंस लगा के देखो। अगर 2019 के वोटर में बीजेपी का 1/5 वोट कम हो जाए, यानी कि 11% कम हो जाए, और उसका अधिकांश, पूरा का पूरा नहीं, 11% में 9.5% आप उठा के इसको दे दो, महागठबंधन जो आज का है, जी। तो क्या होगा? परिणाम पता है क्या है? जी। 22 सीट आएंगी एनडीए को और 18 ओहो। सीट आती हैं इंडिया अलायंस को। तो यानी जो मैं आप अब कह तक रहे हैं कह रहा योगेन था, जी, आपने तो बड़ी खबर बताई। आप कह रहे हैं कि 40 में से 39 सीटें पिछली बार पूरी झाड़ू लगा दी थी मोदी जी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर। 39 सीट्स आई थी 40 में, 39-40 में। अब आप कह रहे हैं कि वो 39 सीटें ऑलमोस्ट 22 पे आ रही हैं। जी, इससे ज्यादा तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। जैसा मैंने कहा, ये सब डिस्काउंट लगाने के बाद है। और मैंने अपने दोस्तों से थोड़ा सा कहा कि हंस के कि चलो एक बार 1/3 भी लगा के तो देखो क्या होता है, मान लीजिए वो हो जाए।
जो हमने अपनी आंख से देखा है, यानी कि हर तीसरा वोटर बीजेपी का छोड़ के चला जाए गठबंधन महागठबंधन में, तो क्या होगा? तो सकुचाते हुए मेरे दोस्त ने कहा कि सर फिर तो केवल 4 सीट एनडीए को आएंगी 40 में से। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं, मैं ऐसी जी जबरदस्त बातें कहना, सिर्फ मैं आपको जिक्र कर रहा हूं कि ये 3 में से 1 यदि हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि जब वोट गिरने शुरू होते हैं, शुरू में कुछ वोट गिरते हैं, आपकी सीटें नहीं गिरती क्योंकि बीजेपी के पास काफी मार्जिन है। लेकिन जब नजदीक आ जाती हैं तो फिर 1-1 प्रतिशत वोट से 4-4 5-5 सीटें गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो जी अगर ये हो जाए कि 3 में से 1 वोटर बीजेपी को छोड़ के और इंडिया गठबंधन में चला जाए, महागठबंधन में, तब तो बिल्कुल उलट जाएगा। लेकिन हम उसकी बात नहीं करते, वो बहुत जी ज्यादा है, अभी नहीं, लेकिन अगर अतिशयोक्ति आप होगी। कह मैं रहे हैं कि समझता हूँ अगर इसमें संभल के रहना अ, चाहिए। योगिन जी, अगर आप बिहार का जो सिनेरियो दे रहे हैं उसमें अगर 39 से 22 आ रही है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार में जो आपने देखा, बिहार में जो आपका फाइंडिंग्स थी आपकी टीम की, क्या आपको वो तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी रिफ्लेक्ट हो रही है? क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश से ही बिहार गए, अब फिर आप उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं। उत्तर जी। प्रदेश की अ, कहानी क्या है? उत्तर प्रदेश में मैंने मोटे तौर पे यही बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में भी हर तीसरा वोटर हमें तो जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आप एक तीसरा ना माने। अंतर सिर्फ ये था, बिहार में बीजेपी के पास 23% का फासला था, बीजेपी को 53% वोट था और इंडिया गठबंधन को केवल लगभग 30% वोट था। बहुत बड़ा फासला था। उत्तर प्रदेश में फासला कम था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 51% वोट था और उस वक्त एसपी बीएसपी को 38% वोट था, 13% का फासला था। तो उत्तर प्रदेश में तो जैसे ही फासला कम होना शुरू होता है, वैसे ही बीजेपी की सीटें गिरनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी ऑलरेडी 16 सीट लूज कर चुकी थी, केवल 64 सीट पे, है ना? तो इसलिए उत्तर प्रदेश में मैं अभी भी कंजर्वेटिव होके केवल इतना कहूंगा कि कम से कम 10 सीट का नुकसान उत्तर प्रदेश में निश्चित हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमने पुनः किया है और इसीलिए वापस मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आया हूँ एक बार फिर देखने के लिए। पिछली बार मैंने आपको कहा था कि भैया पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं जा पाया हूँ, बिल्कुल जो छोर है, बनारस तक तो गए, लेकिन बनारस के आगे वाला जो इलाका है वो नहीं देखा। उसको भी देखने आया हूँ। लेकिन इतना अभी भी विश्वास से हम कह सकते हैं कि 62-64 के ऊपर जाने वाले दावे तो एकदम कोरी कल्पना है। 62 जी सीट रिटेन करना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है, लगभग नामुमकिन है। और वो कम से कम 10 सीट लूज कर रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, जो बहुत बड़ी मतलब पिछली खबर है। बार बीजेपी ने 62 लिए थे, 62 प्लस 2 था। जी। 62 से अगर 10 सीट कमाती है तो आप कह रहे हैं 50-52 पे बीजेपी जी। अटक रही है उत्तर प्रदेश में। सच योगेन बात जी, यह है कि अगर फिर मैं अपने आंकड़ों को विश्वास करूं, जैसा कि मैं बिहार के बारे में कह रहा हूं, अगर 3 में से 1 जा रहे हैं, तब तो बीजेपी उतर के 40 पे आ जाएगी। लेकिन फिर ऐसी चीजों में हमेशा मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहता हूं। और एक दूसरी बात यह है कि हम जैसे व्यक्ति जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनमें कभी कभी ये एक टेंडेंसी होती है कि अपने पक्ष की बात को ज्यादा सुन लेना। तो मैं उसको भी डिस्काउंट करके रखना चाहता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 50-52 फिलहाल मानिए, जरा और रिपोर्ट करेंगे और देखेंगे और बात में बताऊंगा। एक एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आपने कहा कि बिहार में ऑलमोस्ट मोदी जी की ताकत आधी हो रही है, वो 39 से 22 पे आ रहे हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश देखें तो आप उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि 62 से 52 10 सीटों का नुकसान है। यानी कुल मिला के तो मुझे 30 सीट का नुकसान सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश पे दिख रहा है, 30 सीट्स। यानी अगर जी। 303 पे थे और 303 में अगर आप 30 माइनस कर दिए तो 270 पे, 273 पे आ जाते हैं। इसमें यहाँ एक पर एक छोटा चीज मैं संशोधन कहूंगा। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 सीट का नुकसान केवल बीजेपी का नहीं है। बिहार में हम जानते हैं कि सबसे एनडीए बड़ा का, नुकसान जेडीयू को होगा। जेडीयू। सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि जेडीयू की छवि इतनी खराब हो गई है। खुद नीतीश कुमार के नालंदा में एक दो व्यक्तियों ने कहा, जो उनको वोट दे रहे थे और दे रहे हैं, उन्होंने कहा भाई वो आदमी अब रिटायर हो चुका है, देखो अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए और रिटायर होते वक्त उसकी तौहीन हो, हम ये नहीं चाहते, इसलिए नालंदा में हम उसको वोट दे देंगे। तमाम लोगों ने अब कहा कि अब नीतीश कुमार, बिहार में तो एक खास मुहावरा भी होता है ना बोलने का, अब नीतीश फिनिश जी हो गए, अब नीतीश नहीं बचे, खत्म हो गए अब राजनीति से। तो नीतीश जी कुमार का सितारा तो वाकई डूब गया है। ऐसा नहीं है कि मोदी के प्रशंसक समाप्त हो गए हैं, लेकिन जो सामान्य सवाल है
एमपी काम करता है या नहीं, 5 साल में शक्ल दिखाई या नहीं, कुछ काम विकास का हुआ कि नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम सवाल उठने लगे हैं। बिहार में जी छुट्टा जानवर की समस्या उतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जी। बाकी तमाम सवाल उठ रहे हैं और उसके चलते बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। न यहाँ इस मोड़ पर जहाँ पर चुनाव की आधी नदी पार हो चुकी है, यहाँ पर एक सवाल बड़ा वाजिब है, और वो सवाल ये है कि आधा चुनाव पार करने के बाद क्या आपको लगता है कि बाकी के जो फेजेस बचे हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, क्या ये बाकी के फेजेस में मोदी जी अ, सीटों में कुछ इजाफा कर सकते हैं, सिचुएशन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं, या आपको लगता है कि इलेक्शन लॉक हो गया है, लोगों का मन जो है बन चुका है, अब इसको पलटना मुश्किल है? आपको क्या लगता है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि अब इस सिचुएशन को ब्रेक किया जाए? क्या ये जो लॉक हो चुका है चुनाव, अगर लॉक हुआ है तो, क्योंकि आधा चुनाव हो चुका है, क्या लोगों के मन को बदला जा सकता है अभी? मोदी और शाह के पास अब विकल्प क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे। इतना तो उनको श्रेय देना चाहिए कि जब तक मैच पूरा नहीं हो जाता तब तक वो मैदान नहीं छोड़ते हैं। अपने तरीके से उनकी कोशिशें मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि कोशिश में वो तमाम ऐसी चीज़ें करते हैं जो मेरी नज़र में बिल्कुल बेजा हरकतें हैं। देश का प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे, मुझे तो बिल्कुल कबूल नहीं है। और सिर्फ बयानों में ही नहीं, तमाम तरह की दूसरी हरकतें भी होंगी। हमने देखा उत्तर प्रदेश में संबल वगैरह से जो खबर आई, वो बहुत अच्छी खबर नहीं जी है। तो हर तरह की तिकड़म इस्तेमाल होगी, सब कुछ कोशिश की जाएगी, आखिरी दिन तक मोदी जी और अमित शाह हर तरह का हर संभव कोशिश करेंगे। कम से कम ये विपक्ष की दूसरी पार्टियों और उसमें फ़र्क है, क्योंकि पिछली बार 2019 में तो लगा था जैसे कांग्रेस ने आधे रास्ते में तो हथियार डाल दिए थे, छोड़ दिया था कि अब तो हार गए, अब क्या करें, बालाकोट के सामने हम क्या कर सकते हैं। मोदी जी ये नहीं करेंगे, आखिरी मिनट तक लड़ाई करेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, देखिए, जिस जिस इलाके में मोदी जी ने सोचा था कि बीजेपी आगे बढ़ सकती है, वो इलाके लगभग खत्म हो गए हैं। हुँ? उन्होंने सोचा था, पता नहीं क्यों, कि तमिलनाडु में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। अब मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम 1 सीट उनको तमिलनाडु में आ रही है। सीट नहीं आ रही, वोट बढ़ेगा, लेकिन सीट नहीं आ रही है। केरला में सोचा था कुछ गजब करेंगे, मैक्सिमम 1 सीट, उससे फालतू नहीं आ रही। आंध्र प्रदेश बस इलेक्शन अब होने ही मतलब वाला है 2 दिन त्रिवेंद्रम के जो अंदर। शशि थरूर वाली सीट है, जहां पर राजीव चंद्रशेखर मोदी जी के मंत्री या लड़ रहे हैं। तो वो या फिर त्रिशूर, 2 सीटों त्रिशूर। में बीजेपी का दावा है। इन 2 में से किसी एक सीट में बीजेपी का मैक्सिमम दावा है। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। और अब कर्नाटक। और कर्नाटका में खैर गेन करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता था। गेन करने की संभावना उनको आंध्र प्रदेश में ये था कि टीडीपी के बहाने कुछ गेन हो जाए, जो अभी भी संभव है, पर वो गेन मैक्सिमम 1-2 सीट का होगा। याद रखिए, आंध्र प्रदेश में बीजेपी को स्वयं नोटा से भी कम वोट मिले थे पिछली बार। तो बीजेपी की एक जी सीमा है, कितना जा सकती है। तेलंगाना जो अभी इस फेज में होने वाला है, वहां पे मैक्सिमम 2 सीट का गेन हो सकता है। हम्म? 2 तो सीट। इतना मोदी जी को भी साफ दिख रहा होगा कि भाई मुझे जितने भी गेन हो सकते हैं, और चलिए आप इसके अंदर उड़ीसा में 2-3 सीट और गेन लगा दीजिए, जो सोच रहे हैं, कुल मिला के 5-6 सीट का गेन होगा। और ये सारा का सारा गेन उनका बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट में धुल जाएगा। 5-6 सीट का इधर गेन और उधर 5-6 सीट का नुकसान, 2-3 सीट का बंगाल में नुकसान। पहले मैं सोच रहा था 18, चर्चाएं चल रही थी कि 18 से ऊपर जाएगी, अब लगभग स्पष्ट जी है कि वो 15 के करीब, 15 से नीचे जा सकती है। तो अब आप समझिए खेल क्या बचता है। पूरा अब आप पूरी तटीय पट्टी को साफ कर दीजिए, पूरा उत्तर पूर्व को साफ कर दीजिए, क्योंकि ये मिला के जीरो बन जाएगा। जो बीजेपी के गेन्स और लॉसेस होंगे यहाँ मिला के बराबर हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब सारा खेल बचता है हिंदी पट्टी जमा गुजरात और महाराष्ट्र। तो पश्चिम और जी। उत्तर का पूरा खेल बचता है। और कर्नाटका, माफ कीजिए, कर्नाटका को। अब इसका सिंपल गणित कर लीजिए। कर्नाटका कम से कम 10 सीट का नुकसान है बीजेपी को, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं। 10 सीट। कम से कम कि देखिए, बीजेपी के पास 25 है इस वक्त। जी हाँ। 28 में से 25 सीट बीजेपी के पास है, 2 उनके वर्तमान एलआई के पास है, 27।
तो बच गई कितनी? एक। कांग्रेस के पास केवल एक सीट है। जी हाँ, और कांग्रेस डीके शिव कम कुमार से के भाई कम वाली सीट। जी कम से कम 11 सीट इस बार कांग्रेस लेके आ रही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल कम से कम की बात कर रहा हूं। नंबर एक, अब गिनते जाइए। 10 सीट कर्नाटका, बाकी सबको हमने जीरो कर दिया प्लस माइनस को, अब सिर्फ माइनस गिनते जाइए। 10 सीट कर्नाटका, कम से कम 15 सीट का नुकसान महाराष्ट्र में, जिनमें महाराष्ट्र। से 5 का नुकसान होगा बीजेपी को, 10 का नुकसान उनके एलाइज को होगा। एलाइज की हालत बड़ी खराब है। अजीत पवार और जी। शिंदे की हालत बेहद खराब है, जनता उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो हो गया 25, जिसमें से 10 एलाइज का नुकसान है। कम से कम 10 सीट का नुकसान राजस्थान और गुजरात में। गुजरात को मैंने इसलिए जोड़ दिया कि राजस्थान में अगर एक आधे की कमी रह गई, दो की कमी रह गई, तो दो तो गुजरात से पूरे हो जाएंगे, ज्यादा नहीं होंगे। राजस्थान और गुजरात को करके कम से कम 10 सीट का नुकसान वहां है, तो हो गए 35। फिर हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, सारों को और उत्तराखंड, सब में मिला के मैं केवल 10 सीट का नुकसान कम से कम कह रहा हूं बीजेपी को। दिल्ली, कोई बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं। दिल्ली केजरीवाल की रिहाई के बाद दिल्ली। और बढ़ सकता है, अगर बढ़ेगा तो मैं आपको फिर आके रिपोर्ट दूंगा। फिलहाल मैं कह रहा हूं हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबको मिला के खुचरा 10 सीट का नुकसान है, कम से कम 10 बीजेपी सीट को। बीजेपी को। हो गया 45। इस 45 में से अभी 35 बीजेपी का नुकसान है और 10 उसके एलाइज का है। अब बिहार जोड़िए, कम से कम 15 सीट का नुकसान। मैंने 22 बोला था, 22 देखें तो ये तो 17 सीट का होता है। मैं कह रहा हूं कम से कम 15 सीट का नुकसान, जिनमें से 5 बीजेपी का नुकसान है और 10 उसके एलाइज का नुकसान है। यहां भी एलाइज को ज्यादा नुकसान होगा, बीजेपी को कम नुकसान होगा। तो हो गए 60। 45 और 5। 45 जी। नहीं, ये 45 और 15 बिहार के, तो हो जी। गए 60 का नुकसान है। और उसके बाद आप लगाइए 10 कम से कम उत्तर प्रदेश के, तो हमारे पास 70 का नुकसान हो गया एनडीए को, जिनमें से 50 का नुकसान बीजेपी का है और 20 का नुकसान एलाइज का है। और ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूं। कम से कम की गिनती भी हम करें तो हम यहां पहुंचते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप अगर 70 माइनस कर देते हैं एलाइज को, एनडीए को, तो 353 थे, 353 से वो आ जाते हैं 280 पे। मतलब कि अलायंस को मेजॉरिटी मिलेगी या नहीं, वो अब किनारे पे आ गया है। बीजेपी अपने आप अगर 50 सीट डाउन होती है तो बीजेपी 250 पे पहुंच जाती है। और ये फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं कम से कम का मूल्यांकन कर रहा हूं। जी। अगर जो जमीन से रिपोर्ट आ रही है उसको माने तो कर्नाटका में कम से कम 15 सीट का नुकसान है। जमीन से रिपोर्ट आ रही है कि ये महाराष्ट्र में कम से कम 20 सीट का नुकसान हो रहा है। मगर मैं, जैसे मैंने कहा, मैं बिल्कुल कम से कम मान के चल रहा हूं। तो कम से कम भी देखें तो अभी हम दो ब्रॉड निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बीजेपी 272 से नीचे पहुंच चुकी है, अगर आने वाले चरणों में कुछ ड्रामेटिक चेंज ना हुआ तो। और एनडीए इस वक्त मेजॉरिटी लेने के बिल्कुल किनारे पे, लाले, उसको मेजॉरिटी के लाले पड़े हुए हैं। और जी। ये बात प्रधानमंत्री को आप और मेरे से कहीं बेहतर पता है। आप और मैं तो कयास लगा रहे हैं, उनकी टेबल पे एग्जिट पोल के आंकड़े पड़े होंगे। और प्रधानमंत्री को हमसे बेहतर ये बात पता है, और ये बात शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स को पता है। बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट एग्जिट पोल्स करवा रही हैं इस देश में। आपको और मुझे बाद में पता लगता है, टेलीविजन चैनल्स को बाद में पता लगता है, पॉलिटिशियन को भी बाद में पता लगता है, सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता लगता है। और वहां जी। का मिजाज आप देख लीजिए, वहां से बदलाव शुरू हो रहा है। इसका मतलब योगेंद्र जी आप कह रहे हैं 250 इस वक्त आज की तारीख में, जब 3 फेज हो चुके हैं, तकरीबन आधी सीटों पर चुनाव हो चुका है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी 250 सीट पर खड़ी है। अब अगर मोदी जी की जो आप कह सकते हैं जो ट्रेजेक्टरी है जीतने की, अगर वो ज्यादा ऊपर नहीं जाती, मोदी जी परफॉर्म अच्छा नहीं करते, कोई चमत्कार नहीं करते, तो आपको लगता है ये 250 से 245 240 भी स्कोर हो सकता है?
देखिए ये सब तो केवल कयास लगा रहे हैं ना हम। एक ब्रॉड रेंज देख रहे हैं। ब्रॉड रेंज ये है, जब मैं 250 कहता हूँ, जाहिर है 240 भी हो सकता है और जाहिर है 260 भी हो सकता है ना? इतना प्रिसाइज मैंने पहले एक मिसाल जरूर दिया होगा कि हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो खाली माथे पे हाथ रख के देख रहे हैं कि भाई बुखार है और बहुत तेज है। अब एग्जैक्टली 102.5 है या 102.9 है, ये तो जानने की विधा इस वक्त हमारे पास नहीं है। वो तो कोई अच्छा एग्जिट पोल करके ही बता सकता है। लेकिन जी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूरे देश से जहां जहां बीजेपी ने 2019 में अच्छा परफॉर्म किया था, वहां कोई प्रदेश नहीं है जहां बीजेपी डाउन ना हो। अगर बीजेपी अप है तो केवल वहीं जहां बीजेपी का 2019 में परफॉर्मेंस कमजोर था। तमिलनाडु में बीजेपी अप है, सीट जीतने की स्थिति में नहीं है लेकिन अप है। केरला में बीजेपी का वोट बढ़ेगा, कोई संदेह नहीं। तेलंगाना में बीजेपी का वोट बढ़ेगा, आंध्र प्रदेश में वोट बढ़ेगा। लेकिन जहां जहां बीजेपी डोमिनेंट थी, वहां सब जगह बीजेपी डाउन जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। कोई संदेह। आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जो बाकी बची 54 सीटें, 54 सीट्स हैं, खासकर ईस्टर्न यूपी की तरफ हम जाएं, आजमगढ़ है, लालगंज है, डुमरियागंज है, संत कबीर नगर है, उसमें केसरगंज है, गाजीपुर है, जो समाजवादी बेल्ट है, जहां आप कह सकते हैं सामाजिक ताना बाना बड़ा मजबूत है। आप उसको लोहिया बेल्ट कह सकते हैं, आप उसको मायावती सपा बसपा की बेल्ट कह सकते हैं, और पिछली बार भी वहां अच्छी परफॉर्मेंस थी। आपको लगता है कि जो मतलब द बेस्ट ऑफ मोदी हैड बीन फिनिश्ड इन यूपी, या द बेस्ट हैज येट टू कम? अभी कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए कि जैसा मैंने कहा, मोदी जी पूरी ताकत लगाएंगे। और अभी तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा नहीं दिखा है कि योगी जी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैंने आपके शो पे शायद कहा होगा कि बिहार से बहुत अलग स्थिति उत्तर प्रदेश की है। बिहार में मोदी जी की छवि बेहतर है, नीतीश कुमार डाउन है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की छवि मोदी जी से बेहतर है। और जमीन पे अभी तक ये इंप्रेशन नहीं मिला है कि योगी जी जान लगा के चुनाव लड़ रहे जान लग। हैं। अगर कुछ होता है, दिल्ली और तो इसका लखनऊ में मतलब फोन क्या पे माने, बात होती है। योगेंद्र जी, इसका मतलब ये माने कि 4 जून के बाद, ये वही बात तो नहीं जो ठाकुर लोग कह रहे हैं, राजपूत लोग कह रहे हैं कि 4 जून के बाद अगर मोदी जी बहुमत से आए तो उनका पहला टारगेट योगी आदित्यनाथ होगा, जिस तरह से वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह या येदुरप्पा इनको किनारे किया, इसी तरह से मोदी जी योगी को किनारे कर देंगे। और अगर ये मोदी बात जी आप उत्तर मतलब, प्रदेश की सड़कों पे सुन सकते हैं। हालांकि ये होगा या नहीं होगा उसका बेहतर उत्तर पत्रकार दे सकते हैं, जो कि एक था खास राजनीतिक गलियारों में घूमते हैं। मैं तो जी, घूमता नहीं, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं इन चीजों का। लेकिन सड़क पे ये बात बहुत बहुत कॉमनली कही जा रही है, बहुत लोग ये बात को कह रहे हैं। तो आप उस सवाल के संदर्भ में इसका महत्व ये है कि अगर आने वाले दिनों में योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपनी पूरी प्रतिष्ठा, जान, ऊर्जा और अपनी तमाम तिकड़म उस पे लगा दें, तो हो सकता है उनकी स्थिति थोड़ी सी सुधरे। लेकिन साथ ही में याद रखिए, ये बेल्ट है, जहां आपने ठीक बताया, सामाजिक न्याय की बेल्ट है। इस वक्त बीएसपी सपा के साथ नहीं है। और बीएसपी में पिछले 5-7 दिन में जो हुआ है, जी, उससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बहन जी ने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं। क्योंकि सरेंडर पार्टी कर की दिया। तरफ से एक जो कोशिश हुई कि भाई बीजेपी के साथ थोड़ा जम के मुकाबला किया जाए, 5 अच्छी स्पीच क्या दी कि बेचारे को उतार के रख दिया। तो अब आकाश आनंद। बीएसपी के वोटर को मैसेज ये जाता है कि भाई बहन जी तो गंभीर है नहीं चुनाव के बारे में। तो क्या ऐसे में बीएसपी का वोटर सपा की तरफ जाएगा, जो सबसे कठिन काम है उसके लिए? बीएसपी के वोटर के लिए कांग्रेस की तरफ आना आसान है, बीएसपी के वोटर के लिए सपा के पास जाना काफी कठिन है। अगर वो जी, होता है, और खास तौर पे इस बेल्ट में जहां सपा बसपा मिल जाए तो बहुत बड़ी फोर्स बनते हैं, अगर वैसा होता है तो चुनाव उससे भी ज्यादा एक तरफ, तो बीजेपी को डैमेज जितना मैं कह रहा हूं उससे भी ज्यादा हो सकता है। और दूसरा ये कि देखिए, अब तक बीजेपी को ले दे के इस इंप्रेशन का सहारा था कि भाई 400 पार। अब देखिए ना, जयंत जैसे लोग इसी चक्कर में गए, क्योंकि वो भी उस प्रचार का शिकार हो गए। उन्हें भी जयंत लगता था कि चौधरी। 400 पार कुछ हो रहा है, तो है ना, ऐसा कुछ होने वाला है। अ, अगर ये अगर जनता तक ये मैसेज चला गया कि भाई बीजेपी तो गई,
तो फिर जब एक बार चलो चलो की मुद्रा हो जाती है, तब बड़ी तेजी से सीट गिरने शुरू होती हैं, वोट गिरने शुरू और होते हैं। साइड। तो दोनों तरह की संभावनाएं हैं, अभी हमें आंख खोल के देखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन योगेन जी, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि, और बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन अपने दोस्तों की तरफ से, कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में कितने सीटों पर खड़े हैं आज? पूरे देश का मूल्यांकन करें तो मैं समझता हूं कहीं 250 के करीब खड़े हैं। 250। और इसी का एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्या आने वाले फेजेस में ये संख्या आपको बढ़ती हुई दिख रही है, जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? बहुत कठिन होगा इसको बदलना, इसको पलटना, इसे बढ़ाना। और मैं समझता हूं अगर ऑपोजिशन थोड़ा जम के मेहनत करे तो इसे घटाना आसान है, इसे बढ़ाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। देखिए, सच बात यह है कि अब तक चुनाव ऑपोजिशन से ज्यादा जनता ने लड़ा है। अब जी। अगर ऑपोजिशन भी थोड़ा और जान लगा दे, ऑपोजिशन के लीडर्स में भी कुछ ज्यादा उत्साह और आत्मविश्वास बना है, तो स्थिति और बिगड़ सकती है बीजेपी के लिए। जी, बड़ी बात योगेन जी, बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि आज की तारीख में जो आप पूरे हिंदुस्तान भर को देख रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, आपने कहा कि मोदी जी 250 पर खड़े हैं और बड़ा मुश्किल है कि बाकी के 4 फेजों में इस गिनती को बढ़ाना, मोदी जी के लिए गिनती को बढ़ाना मुश्किल है बनस्पत अपोजिशन अगर मेहनत करे तो इस गिनती को घटाया जा सकता है, 250 से कम हो सकती है। ये आज आपका स्टेटमेंट है। चौथे फेज के बाद मैं जरूर अपने दोस्तों की तरफ से, बल्कि मैं अभी इनवाइट कर रहा हूं आपको कि आप चौथे फेज के बाद भी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि फेस टू फेस जो एनालिसिस आपकी है, एक आप कह सकते हैं कि हमको एक एक पिक्चर क्लियर होती हुई दिख रही है कि मोदी का जो रथ है किस तरफ बढ़ रहा है। वो जो विजय रथ है कहीं रुक रहा है बीच में, वो लखनऊ में ही रुक जाएगा, या वो पाटलिपुत्र पटना में रुक जाएगा, या उसको महाराष्ट्र रोक लेगा, या वो दक्षिण में रुक जाएगा, या उस महाराष्ट्र की जगह बंगाल में कहीं ना कहीं मोदी जी को ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। एक जो पिक्चर आपने दी, मुझे लगता है कि एक मोटा मोटा आज आपने ये कहा कि बहुत मुश्किल में मोदी हैं और धीरे धीरे जो उनकी ट्रेजेक्टरी है, विक्ट्री की जो वो नीचे आती हुई दिख रही है, नीचे जा रही है। ऊपर जाना, आधी नदी जब वो पार कर रहे हैं, मुश्किल है। योगेन जी, मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। और आप आजमगढ़ पहुंचे और आजमगढ़ से आपने पहला फोन मुझे लगाया और आप मेरे दोस्तों से अपनी राय रखना चाहते थे उनके सामने। बस मैं यही कहूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम्स में आते रहें, और जो आपकी पारखी आंखें हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को आसानी से समझाते हैं, गणित के साथ भी, सेफोलॉजी के साथ भी, बहुत बहुत शुक्रिया।